अब यूरोजेनाइटल सिस्टम देख लेते हैं। यूरोजेनाइटल सिस्टम के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, यूजुअली काफी सारे होते हैं, बट ये जो मेन है हम इनके ऊपर फोकस करेंगे। अब एक सर होता है आपका, हाँ जी। सर वो नॉन एब्जॉर्बर स्यूचर से जब अपन उसको स्यूचर करेंगे, हम्म। तो नॉट नॉट जब अपन कट करते हैं सर, तो नॉट जो होता है सर, वहां से फिर थोड़ा सा तो मतलब स्यूचर रहता है, बाहर रहता है वो, तो वहां से वो इंटरनल इंजरी कर सकता है ना सर वो। देखो, ऐसा कुछ करनी तो नहीं चाहिए इंटरनल, मतलब इंजरी सूचर्स का, अगर उसको तो नोट के ऊपर से पूरा कट कर देंगे ना हम, माइन्यूट सा ही रहता है, उसके ऊपर क्या होगा। थोड़ा। उससे ज्यादा भी क्या हो सकता है कि एनिमल का जो वो पार्ट है, अ, वो लंग्स के अंदर गया हुआ था, वो मेन चीज तो वही है ना। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, थोड़ी सी इंजरी भी कर दे, मतलब कुछ इतनी बड़ी बात तो नहीं होगी, कुछ भी कुछ छोटा मोटा कुछ कर भी देता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हमें तो ये देखना है कि 99% हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब इसका एक सोल्यूशन ये है कि नॉन एब्जॉर्बेबल लगाओगे तो वो भी इंजरी करेगा फिर तो, समझ रहे हो ना, कुछ लेकिन 20 वो दिन तक वो रहेगा तो करेगा ना। यूजुअली क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल चला जाता है ना, तो बॉडी उसको कवर करने के लिए पूरी लेयर बना देती है उसके ऊपर, और उसका टिश्यू का वहां से पूरा फाइब्रोसिस हो जाता है, उस लेयर बना करके उस चीज को बिल्कुल कवर कर देती है, तो वो ऐसे बाहर अंदर बाहर ऐसे घूम नहीं सकती है। वैसे वो तो फिक्स ही होते हैं जो सूचर होते हैं, बट अगर वो बाहर निकल भी रहा है कुछ ऐसे थोड़ा बहुत बाहर, तो उसके ऊपर बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद एक कवरिंग बना लेती है, उसको इनकैप्सुलेट कर लेती है। ठीक है जी। हाँ, इतना मतलब स्टील वाली वायरिंग यूज नहीं की है हमने, सिंपल जो रहता है अपना। कोई एग्जांपल दे दो चलो इसी बात पे डॉक्टर राम, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स का कोई एग्जांपल दे दो आप। नायलॉन। बताओ, इतना लेट लेट आंसर दे रहे हो वो भी इतना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो टेंशन मत लो, बस ये पढ़ेंगे इसके बाद फिर छोटे मोटे और, वैसे तो और भी इंपॉर्टेंट हैं आगे, बट आज यहाँ पे यूरोजेनाइटल तक करेंगे। ये जितना लिखा हुआ है ना ये सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, इसलिए आधे घंटे में कवर कर देंगे इसको। यूरोलिथियसिस, अब देखो मैं ये भी बता रहा हूं, लेक्चर अब मैं बोलने में समझाने में डिस्कशन में हमें 1 घंटा लग जाता है, लेकिन इसको रिवाइज करने में आपका मैक्सिमम 15 मिनट तो रीडिंग में जानी चाहिए, उसके बाद फिर से रिवाइज करो तो आपका मुश्किल से 2-3 मिनट में पूरा कवर हो जाना चाहिए। उस स्पीड से आपको पढ़ना है, कोशिश करना है उस स्पीड से पढ़ने की, बाकी तो ठीक है। हाँ जी, ये 4 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जो यूरोजेनाइटल सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं। अब यूरोलिथियासिस है सबसे पहला, जिसका मतलब होता है यूरिनरी स्टोन्स। ठीक है, ये कैटल और डॉग्स में मिलता है, मेल गोट और डॉग्स के अंदर भी कॉमन है काफी, एंड इट रिक्वायर यूरेथ्रोस्टोमी और सिस्टोटोमी। अब ये यूरेथ्रोस्टोमी क्या होता है, सिस्टोटोमी क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अब इसको डिटेल में। डिस्टोकिया पढ़ेंगे इसके बाद, डिफिकल्टी इन पार्क्यूरेशन कैसे कैसे होती है, उसकी क्या क्या खोज हो सकते हैं वो देखेंगे, और उसको फाइनली हमें सर्जरी से ठीक करना है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो चीज हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे पेरिनियल लेसरेशन, किन के अंदर होते हैं, यूजुअली मेयर्स के अंदर पेरिनियल लेसरेशन होते हैं। अब लेसरेशन से आपको वुंड का मतलब टाइप समझ में आया क्या, क्या होते हैं लेसरेशन, रेगुलर एजिज मिलती हैं वहां पे वुंड में कि इरेगुलर मिलती हैं, इरेगुलर सर। इरेगुलर। रेगुलर। इरेगुलर एजिज मिलती हैं। तो अब ये बताओ, अगर मैं किसी टिश्यू को ब्लेड के साथ, स्काल्पल के साथ कट कर रहा हूं तो ये इरेगुलर होगा, या फिर किसी टेंशन की वजह से टिश्यू ऑटोमेटिकली इतनी टेंशन बन चुकी है कि ये बिल्कुल ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, या सीजर दोनों वाला स्ट्रेट स्ट्रेट होगा। ब्लेड इंसिजन वाला वाला स्ट्रेट होगा। ये ब्लेड और से। ये वाला, इरेगुलर होगा सर। ये क्योंकि टिश्यू में टेंशन इतनी ज्यादा हो रही है टेंशन। ना कि ये यहां से टेंशन स्टार्ट हुई लगा लीजिए, तो ये इरेगुलर एजेस की इधर से कुछ भी जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन पकड़ सकता है, क्योंकि यहां से नीचे से टेंशन ज्यादा है। अब नीचे से टेंशन का मतलब क्या है, जब मेयर के अंदर प्रेगनेंसी आ जाती है, जो फोलिंग करता है, फोलिंग एक्ट में, वहां पे ये देखा गया है, उस टाइम पे क्या होता है, जो पेरिनियल एरिया होता है, बच्चे का साइज ज्यादा बड़ा रहता है, तो उसकी वजह से वो पेरिनियम जो होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है वो, डिस्ट्रॉय। पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको पहले से ही हम डिस्ट्रॉय करके रखते हैं, ताकि कम से कम एजिस तो उसकी रेगुलर हो, एजिस तो रेगुलर हो, इरेगुलर तरीके से तो खत्म ना हो बिल्कुल वो। तो उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं मेयर्स के अंदर,
बता देना किसी को याद आए तो। एपिस्टोमी। एपी आइसोटोमी या एपिस्टोमी बोल दो आप। इसमें क्या कर रहे हैं हम? वजाइना का इंसिजन बढ़ा के बता, साइज बढ़ा रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहे हैं उसका इंसिजन? वेजाइना और रेक्टम के बीच में या एनस के बीच में जो स्पेस होता है क्या बोलते हैं उसको? पेरिनियल। Perineum. पेरिनियल बोलते हैं ना। अब बच्चा बाहर निकल रहा है, वेजाइना से बाहर आ रहा है, तो प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? पेरिनियल रीजन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो उसको पहले से ही कट कर देते हैं हम इंसिजन लगा करके, और उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? एपिआइसोटोमी उसको बोल देते हैं। ठीक है। एक उल्टा भी होता है, उसको क्लोज कर देते हैं। उसको कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं? गायनी में पढ़ाया था डॉक्टर राम, आपको तो पता होना चाहिए, गायनेकोलॉजी तो कंप्लीट हो चुकी है अपनी। किस केस में क्लोज? चलो हिंट देता हूं। यस किंग कुछ ऐसे बोलते सर, नाम याद नहीं। उसमें न्यूमो वजाइना होता है सर। जाता है, उसमें एयर चली जाती है। कैथलिक्स ऑपरेशन। कैलफिक्स। कैसलिक्स ऑपरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है। तो कैसलिक्स का उल्टा क्या हुआ बेसिकली देखा जाए तो? एपिस्टोमी। एपिसोटोमी होता है। मतलब उल्टा नहीं बोल सकते उसको, उसका डिफरेंट पर्पज है, उसका डिफरेंट है, बट ऐसे बता रहा हूँ। उसमें तो हम ओपन कर रहे हैं और उसमें हम क्लोज कर रहे हैं। बेसिकली क्लोज क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो उसकी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं काफी, और उसकी वजह से ओपन रहती है, न्यूमो वेजाइना हो जाता है उसकी वजह से, मतलब एयर चली जाती है, इन्फेक्शन जाने का चांस रहता है। तो कैसलिक्स ऑपरेशन को यूज कर लेते हैं। और इसको अगर हमें लग रहा है कि फीटस का साइज ज्यादा बड़ा है और डिस्टोकिया में प्रॉब्लम आने वाली है, तो वहां पे इपिआइसोटोमी भी यूज कर लेते हैं, स्पेशली इन द केसेस ऑफ मेयर। ठीक है। सॉरी, डिस्टोकिया में यूज करते हैं, मतलब पेरिनियल लेसरेशन एक अपने आप में ऑपरेशन है, वो डिस्टोकिया के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, हमें लगता है कि फोल्ड का साइज अगर बड़ा है तो। ठीक है साहब। अब पायोमेट्रा इन डॉग्स एंड कैट्स, ये सबको पता है, बहुत ही कॉमन चीज है। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ट्रीटेड विद ओएचई। तो ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? पूरा का पूरा ओवरी को रिमूव करना कि यूट्रस को, या मतलब सब? दोनों को। दोनों को रिमूव कर देना। ठीक है। ओवरी तो नाम में ही पता लग रहा है ओएचई की, और हिस्टेरिक का मतलब क्या होता है? यूट्रस के लिए वर्ड यूज होता है। यूटेरस। तो ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी मतलब दोनों को ही रिमूव कर देना है। तो ये ऑपरेशन देखेंगे। यूजुअली क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि एक एज के बाद जो ओल्डर बिचेस रहती हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इन्फेक्शन पायोमेट्रा। स्टार्ट हो जाता है, उनके हार्मोन के लेवल ऐसे बिगड़ जाते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि इन्फेक्शन के लिए वो सुटेबल होता है। या तो अगर थोड़े मोड़े हार्मोन का है तो हार्मोन को बैलेंस में कर सकते हैं हम, या यूजुअली हम ऐसे बोल देते हैं कि अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आप प्रिवेंटिव तौर से भी इसको करवा सकते हैं। जैसे कल मैंने एक चीज के बारे में बताया था, क्या पढ़ा था? एक प्रिवेंटिव ऑपरेशन भी होता है इसके लिए। गैस्ट्रोपेक्सी। गैस्ट्रोपेक्सी में पैक्सी के अंदर उसको स्टमक को कुछ नहीं हुआ डॉग को, लेकिन लार्ज साइज है, ससेप्टिबल है, उसके चांसेस है कि वो खाना खा के कभी ना कभी ये गड़बड़ कर ही लेगा, तो प्रिवेंटिव ऑपरेशन भी करा देते हैं उसके लिए। तो वैसे ही ठीक यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? ओएचई जो है प्रिवेंटिव ऑपरेशन भी करवा लेते हैं कि हाँ, जो अगर किसी ने रखा था, लगा लीजिए फीमेल डॉग को, और उसको जो बच्चे वगैरह थे वो ले चुके हैं, उनको नहीं चाहिए, लगा लीजिए, उनको मेक श्योर करना है कि ये हेल्दी रहे, तो उस केस में हम क्या करवा लेते हैं? ओएचई करवा लेते हैं, ताकि इन्फेक्शन ना बने। यूजुअली क्या होता है, ओल्ड एज के अंदर होता है, अडल्ट में चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अडल्ट जब ओल्ड एज आती है तो वहां पे 6-7 साल में, 7 साल पे करवा लेते हैं आराम से। हाँ जी। अब यूरोलिथियासिस देखते हैं, यानी कि स्टोन्स की बात कर रहे हैं जो यूरिनरी सिस्टम में मिल रहे हैं। कहाँ पे मिलते हैं? कैटल डॉग्स में। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे काव्स के अंदर आपने केस भी देखे होंगे, हमारे तो टाइम पे बहुत ही ज्यादा केस आते थे यहाँ पे। तो जो उसका यूरेथ्रा रहता है वहां पे क्या स्टोन्स की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है उसके अंदर? या तो ड्रिप कर करके आता है यूरिन, या फिर कुछ टाइम बाद बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है। तो उस केस में यूजुअली एज ए सर्जन या एज ए वेटनरियन आपको सबसे पहले क्या चीज देखनी चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि ये केस आया है और यूरिनरी रिटेंशन है, मतलब यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है, रिटेन कर रहा है, बॉडी के अंदर ही है, मतलब स्टोन्स की वजह से ही होगा, चलो ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या दिमाग में आनी चाहिए आपकी, कि ये केस कहां तक पहुंच गया होगा, ज्यादा से ज्यादा सीवियरिटी इसमें क्या आ चुकी होगी? ब्लड रप्चर हो गया। यस। ब्लैडर रप्चर होने से क्या हो जाएगा? सेप्टिक शॉक में चला जाएगा एनिमल। जो यूरिन है, ब्लैडर रप्चर हुआ तो पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी में यूरिन ही यूरिन है, सेप्टिक शॉक हो जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा तो एनिमल डेड हो जाएगा, मर जाएगा उसमें। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा डर इनका यही रहता है कि ये रप्चर होने के बाद ना लेके आए हो। ठीक है।
तो ये ऑपरेशन कैसे करते हैं इसका, कुछ खास बातें हैं, मतलब सबको पता ही है। यूजुअली हम उसको पहले तो उसकी ट्रिमिंग कर देते हैं। ट्रिमिंग करने कौन से एरिया पे करेंगे ट्रिमिंग, कोई बताएगा मेरे को? वेंट्रल एरिया पे सर, वेंट्रल एरिया तो बहुत बड़ा होता है। लेफ्ट साइड के लेटरल एरिया थोड़ा सा सर। हाँ, और उसमें उसके बाद हम इंसिजन देने के बाद आपको पता है कि उसको कैसे रखते हैं, एलिवेट करके एक लेग ऊपर की तरफ रहती है, यहाँ पे उसको बांध कर देते हैं। इंडिया में तो थोड़ा देखो अपने अपने हिसाब से कर देते हैं, यूजुअली ऐसा ही रहता है। टेबल पहले उसको लेटा करके, ये लगा लीजिए आपकी साइड मुंह है, ये वेंट्रल साइड है, एक लेग उठा करके इस पोल के साथ उसको रोप के साथ बिल्कुल अटैच कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं उसको। अब उससे ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसका ऑपरेशन कर सको, तो लेटरल साइड पे आप इंसिजन देते हो। तो ये है ना। अब एक तो तरीका ये होता है कि सीधा ब्लेडर से ही आप ब्लेडर को आप उसमें इंसिजन दो और वहां से जो भी है सारा का सारा रिमूव कर दो, वो तो रिमूव करना ही होता है दोनों केसेस में ही। और एक तरीका आपका क्या रहता है, उसको मतलब यूरिन बाहर निकाला ब्लेडर में इंसिजन दे करके, उसके बाद उसको सूचर कर दिया, बात खत्म। अगर आपको लगता है कि इसके यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा ही स्टोन बन चुके हैं और काम ही नहीं चलेगा, तो उसमें आप परमानेंट सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हो फोलिस कैथेटर लगा करके, ठीक है। बट उसमें डर रहता है एक टाइम बाद इन्फेक्शन होने का। और दूसरा क्या आपको लगता है कि नहीं, इसका कुछ टाइम बाद इसको एल्केलाइजर देते हैं या एसिडिफायर देते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टोन किस तरह का है। अब इसकी कॉमन सेंस का मैं आपको बता देता हूं, कुछ थोड़ा ध्यान में रहेगी आपको बात। वो स्टोन बना हुआ है किसी की यूरेथ्रा में, उसकी वजह से यूरिन आगे नहीं आ पा रहा है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसका स्टोन एसिडिफायर्स देने की वजह से ठीक हो सकता है कि एल्केलाइजर देने की वजह से ठीक हो सकता है? कैसे आइडिया लगाओगे इस बात का? कॉमन सेंस से, मतलब लॉजिकल तौर से। कोई मेरे को लैब वेब माइक्रोस्कोप कुछ नहीं यूज करना है, क्या कॉमन सेंस हो सकती है? हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। सर हाँ, उनका एसिडी कोलेक्लाइन यूरिन होता है। एसिडी यूरिन उसका कार्निवोर्स का होता है सर। हर्बीवोर्स का एल्कलिक होता है और कार्निवोर्स का एसिडिक। कार्निवोर्स का एसिडिक होता है सर। नहीं, ये बात तो ठीक है। अब लगा लो जो जो एनिमल्स का ठीक है, मतलब आप समझ गए हो, मतलब पकड़ लिया आपने बात। बट थोड़ा सा और मैं इसको बेटर कर सकता हूं। अब हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, मान के चलिए उनके नॉर्मल किसी को भी एनिमल को ले लो आप, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है। मान के चलो उसकी पीएच है 6, ये नॉर्मल मिलनी चाहिए बॉडी के अंदर। अब आपने जब ऑपरेशन किया उसका उस टाइम पे, तो उसकी आपको पीएच दिख रही थी 8, तो उसकी वजह से स्टोन बने होंगे। अगर इतना ज्यादा परफेक्ट पीएच होता तो स्टोन बनते ही नहीं। वो पीएच कॉन्टिन्यूअस काफी टाइम से वैसा था, तो उसने स्टोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करी। अगर नॉर्मल होता तो स्टोन वैसे ही डिजोल्व हो जाता। तो आप या तो जो उसका नॉर्मल रहता है वो नॉर्मल करने के लिए आपको लगता है एसिडिक हो गया तो ज्यादा एल्कलाइजर दे सकते हो, या आपको लगता है जब ऑपरेशन किया उस टाइम पे ज्यादा मतलब ये इसका और ज्यादा कम हो गया था, यहाँ पे एसिडिक ज्यादा हो गया था वो, तो आप एल्कलाइजर दे सकते हो। तो सीधा सा आपका आवाज कट रहा है। आवाज अभी भी जा रहा है क्या? अभी ठीक है? अभी सही है सर, ठीक है। सही है। थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ ना, उसकी वजह से कट रहा होगा। तो बेसिकली जो करंट पोजीशन है, सिंपल डिप्स्टिक लेके आओ, लिटमस पेपर होता है, जो करंट यूरिन है उसको चेक कर लो, और उस एनिमल में नॉर्मल क्या होता है वो चेक कर लो। उसके अकॉर्डिंगली उसको नॉर्मलाइज कर देना, आपको पता लग जाएगा कि एल्कलाइजर आपको देना है कि एसिडिफायर आपको देना है। एक अमोनियम क्लोराइड देते हैं, क्या होता है वो पता है क्या किसी को यार? अमोनियम क्लोराइड देते हैं ना यूजुअली काव्स के अंदर। एसिडिफायर। एसिडिफायर है सर। वो किस वजह से होता है यूजुअली, स्टोन किस वजह से हो जाता है वो काव्स के अंदर? जो एनर्जी रिच ज्यादा डाइट खा रहे होते हैं तो फोस्फेट ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। कई बार और भी कारण होते हैं, अलग अलग पानी भी जगह पे अलग अलग होता है। जहाँ पे ग्रास वो कर उग रही है वहां पे उन्होंने किस तरह का फर्टिलाइजर डाला था, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट यूजुअली हम बोल देते हैं कि यार फोस्फेट ज्यादा खाने की वजह से भी, तो ग्रेन्स वगैरह जो है एनिमल को कम देनी चाहिए, क्योंकि ग्रेन्स के अंदर तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ना, और एनर्जी का मतलब क्या? फोस्फेट ही एनर्जी का मतलब यूजुअली, ये फोस्फोरस होता है वहां पे। यही तो होती है ना एनर्जी, एटीपी, यस Yes, सर। sir. एडेनोसाइन ट्राई फोस्फेट, फोस्फेट ही तो आ रहा है बेसिकली इसमें, है ना। चलो जी, अब करते हैं जल्दी जल्दी इसका क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमें यूरेथ्रा में नई ओपनिंग करनी है तो वहां पे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ब्लेडर के साथ भी अटैच कर देते हैं। सिस्टोटोमी में क्या हो रहा है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से सीधा सर्जिकली हम रिमूव कर देंगे स्टोन्स को, जो भी हमें स्टोन दिखेंगे। ट्यूब सिस्टोटोमी में क्या है? टेम्परेरी ट्यूब प्लेस टू बाईपास
ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे, ब्लैडर से कहाँ पे जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए बाहर चला जाता है। अब वहां पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे, यूरेथ्रा में। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी तौर से जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां पे फोलिज कैथेटर को लगा देते हैं, ऑपरेशन करके उसको सुचर कर देते हैं और उसको अमोनियम क्लोराइड देते रहते हैं ताकि उसका स्टोन डिजोल्व हो जाए। जैसे ही हमें लगता है कि यूरेथ्रा से इसने यूरिन पास करना स्टार्ट कर दिया तो वो ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, तो उस फोलिज कैथेटर को फिर हम रिमूव कर देते हैं। तो उसको परमानेंट भी कर सकते हैं, हमें लगता है कि रिमूव ही नहीं होगा कभी, या टेम्परेरी कर, यूजुअली हम टेम्परेरी करते हैं। जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन दूर होता है तो वैसे ही हम कैथेटर को हटा सकते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं डिस्टोकिया के ऊपर, यानी कि डिफिकल्टी इन बर्थ लगा लीजिए या डिफिकल्टी ड्यूरिंग पार्चुरेशन आप लगा लीजिए। इसमें सर्जरी क्या करते हैं हम, अगर हमें सर्जरी करनी है तो सिजेरियन सेक्शन करते हैं, इसमें सी सेक्शन इसको बोल देते हैं शॉर्ट में। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी भी थी कि ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें भी हम देख करके इसको ठीक कर सकते हैं अगर ठीक हो पा रहा है तो। बहुत सारी कंडीशन होती हैं, उसमें से एक सबसे कॉमन कंडीशन ब्रीच कंडीशन होती है कि उसमें है तो फिर कैसे निकलेगा। तो वो तो एक अलग है, गायनेकोलॉजी में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम्स के साथ देखेंगे अच्छे से। बट अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें सीधा ये देखना है कि सब हमारे हथियार खराब हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पाए हम, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सब कर लिया, हमें लग रहा है निकल ही नहीं सकता बाहर ये। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सिजेरियन सेक्शन को हम यूज करते हैं। या हमें लग रहा है कि उसकी जो डैम की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, वो मर भी सकती है, तो उस कंडीशन में सी सेक्शन करेंगे। सी सेक्शन का नुकसान क्या है यार, उसमें दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं काफ़ी। तो इसलिए थोड़ा हम बचने की ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही निकाल लें उसको, जो उसका नेचुरल वे है, ओपनिंग है, वहां से निकालें। बट सी सेक्शन कब करना पड़ता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि फीटस का साइज ही काफ़ी बड़ा है, हो सकता है कि उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है ना, उसका हेड बिल्कुल उसके नीचे गया हुआ है। कौन सी बोन के नीचे चला जाता है वो, डॉक्टर राम ध्यान है कुछ, हेड जो बताया था, ये जो बोन रहती है इसके बिल्कुल नीचे पेल्विक बोन। पेल्विक, उसको क्या बोलते हैं, एलियम इस्चियम, और दूसरी तीसरी कौन सी होती है वो, प्यूबिस। ट्यूबिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस के नीचे चला जाता है ना वो हेड कई बार। चलो वो गायनी वाला पार्ट है, मैं इसलिए याद दिला देता हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये रहेगा कि हाँ तो अब रिवाइज हो रहा है, याद आ रही है। अब याद ही नहीं आ रही तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको यार। काउ डॉग हॉर्स सबके अंदर मिलता है, ये काउज बफेलो के अंदर हमने देखा है, तो इसका मतलब हमें लगता है कि काउज के अंदर ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है ना, सब में ही मिलता है इनमें। कोज क्या है इसके, अच्छा हॉर्सेस के अंदर मेरे में मैंने क्या बताया था, पेरिनियल लेसरेशंस होते हैं खास करके ड्यूरिंग द फोलिंग। तो उसको कैसे बचाते हैं हम, क्या करके, इपिसियोटोमी। एपिसोटोमी करके बचाते हैं, ठीक है। अब ये है ना बात कुछ, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं डिस्टोकिया के। फीटल पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, जो पेल्विक कैविटी है और जो फीटस है उनका आपस में प्रोपोर्शन नहीं बैठ रहा, फीटस ज्यादा ही बड़े साइज में हो गया है या फिर घूम गया है पूरा, तो उस वजह से डिस्टोकिया हो सकता है, यानी कि डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन हो सकती है। मेल प्रेजेंटेशन, अब फीटस का साइज तो प्रॉपर है बट उसका प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं है, जिस तरीके से होना चाहिए नॉर्मल वैसा नहीं है, तो उस वजह से हो सकता है। यूटेराइन इनर्शिया, वीक कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू प्रोलॉन्ग लेबर, इस वजह से भी हो सकता है। चलो इसको तो हम इंजेक्शन लगा करके ऑक्सीटोसिन का फिर भी ठीक कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हमने इसको दे दिया। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्शन देते हैं एक टाइम तक तो कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि कॉन्शियसली एनिमल एफर्ट नहीं लगा रहा है, ऑटोमेटिकली बॉडी लगाती है। तो हो सकता है कि वो एफर्ट भी लग चुके हैं, उसके बाद भी इस वाली स्टेज में है, तो वहां पे ऑक्सीटोसिन काम नहीं करेगा, फिर तो सी सेक्शन ही करना सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। चलो जी, इसके क्लिनिकल साइंस देखते हैं हम लोग। प्रोलोंग लेबर विदाउट प्रोग्रेस, अब एनिमल जोर तो लगा रहा है बट कुछ हो ही नहीं पा रहा है, उससे कोई प्रोग्रेस नहीं है। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग विद नो डिलीवरी, एक ही बात है। डिस्ट्रेस्ड डैम, रेस्टलेसनेस, वोकलाइजेशन, एक्जोशन, अब एक टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पूरा, उसने ट्राई किया है, उसके बाद एनिमल बिल्कुल बैठ गया, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, मतलब हार मान चुका है, तो माल प्रेजेंटेशन हो सकता है उसमें, फीटल पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, या तो जो डिलीवरी है उसको असिस्ट किया जाए, उसका प्रेजेंटेशन ठीक किया जाए, अगर वो मेल प्रेजेंटेशन में, माल का मतलब क्या होता है, ये मेल जो लिखा हुआ है इसका मतलब नॉर्मल नहीं है, वो चीज अब नॉर्मल है, उसके लिए माल, जैसे माल फॉर्मेशन यूज कर लेते हैं, फॉर्मेशन गलत हो गया है तो ठीक है, प्रेजेंटेशन के आगे मेल लगा दिया तो मतलब ये प्रेजेंटेशन क्या है, ये खराब प्रेजेंटेशन में है, ठीक है जी। दूसरा क्या कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन दे सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं,
सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फीटस व्हेन वेजिनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, उसी को तो पढ़ने वाले हैं हम, कैसे करते हैं वो देखेंगे थोड़ा सा। अब क्या है प्रिवेंशन, क्या क्या हो सकते हैं इसके, प्रॉपर ब्रीडिंग सिलेक्शन टू अवॉइड लार्ज फीटस साइज। अब लगा लीजिए कोई स्मॉल फीमेल था ये एनिमल, और आपने इसका बिग बुल का जो एआई के थ्रू जो सीमन आता है वो एआई के थ्रू इंसेमिनेट कर दिया है। अब इसका जो उनका रहेगा जो बच्चा, उसका साइज तो इन दोनों के अकॉर्डिंग होगा ना, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये बोलना चाह रहा है क्या, प्रॉपर ब्रीडिंग सिलेक्शन टू अवॉइड लार्ज फीटस साइज। रेगुलर वेटनरी मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये कुछ खास वैसे करेगा नहीं, अगर प्रेजेंटेशन खराब है तो मॉनिटरिंग करके भी क्या ही कर लेंगे। अर्ली इंटरवेंशन इफ लेबर इज प्रोलॉन्ग, ठीक है, अगर काफी टाइम तक वो लेबर में है एनिमल, कॉन्ट्रैक्शन करते जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो जल्दी से जल्दी फैसला ले लेना चाहिए। कई किसान लोग क्या होते हैं कि अब प्रॉब्लम आज स्टार्ट हुई है, वो कल सुबह लेके आएंगे या परसों सुबह लेके आएंगे कि जी हाँ 2 दिन पहले स्टार्ट कर रही थी, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं फील्ड की। सी सेक्शन सर्जिकल प्रोसीजर में करते क्या है, ये लेटरल अप्रोच देख रहे हैं, वेंट्रल अप्रोच भी कर सकते हैं, बट वेंट्रल अप्रोच कब नहीं करेंगे, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होती है, जो ऐसा कोई बता सकता है क्या? अगर प्रेगनेंसी, चलो छोड़ो, आप नहीं बता रहे हो तो मेरे को क्यों ज्यादा डिटेल नहीं देंगे, सीधा लेटरल अप्रोच की बात करते हैं। यूजुअली हम लेटरल अप्रोच ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वेंट्रल अप्रोच में क्या होता है ना, वो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगा लो हो जाता है, एक तरह से ये समझ लो बस। लेटरल अप्रोच में नहीं होता है वो, अभी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम में आ गया डॉक्टर राम, ठीक है। चलो इंसिजन में क्या है, लोकेशन कहां पे इंसिजन लगाते हैं, मेक ए 10 to 15 सेंटीमीटर लेटरल इंसिजन नियर द मेमरी वेन। जो मेमरी वेन रहती है उसके क्या लेटरल साइड में कर रहे हैं, तो उसके ऊपर की तरफ हम 10 से 15 सेंटीमीटर उसके ऊपर की तरफ इंसिजन लगाते हैं, ये नियर द ये मैंने उल्टा बोल दिया शायद, ये लेंथ है इसकी, सॉरी, 10 से 15 सेंटीमीटर की तो लेंथ है ये, वैसे बता तो ठीक है रोमन डायग्राम के हिसाब से। और ये जो है मेमरी वेन से 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की रेंज रहती है, 7-8 के बीच में ले लेते हैं, बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए। अगर ये टेंशन बढ़ी तो सीधा वेन के ऊपर बात आ जाएगी, मिल्क वेन खत्म होगी तो मतलब मिल्क प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाएगा। तो मेमरी वेन के ऊपर 5 से 10 सेंटीमीटर का सेफ्टी मार्जिन लेके चलना है। इंसिजन कितना बड़ा है, 10 से 15 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है साहब। अब सूचर क्या लगाते हैं इसमें, इसको क्लोज करने के लिए, फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर या सिंपल कॉन्टिन्यूअस सूचर फॉर द यूट्रस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर जो है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस सूचर जो है, वो यूजुअली यूट्रस के लिए लगाते हैं। स्किन के लिए या स्किन और फेसिया के लिए वो कहां पे लगाते हैं हम, फेसिया वैसे पता होगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं होता ना किसी को, कल भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, फेसिया का नहीं सर, मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू है यार, कहां पे मिलता है, इनके जो पेट और मसल्स के बीच में होता है सर ये। स्किन के और मसल के बीच में बीच होता है, या बोलो मसल के ऊपर होता है, स्किन के नीचे होता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, इसको स्किन के साथ ही बाइंड कर देते हैं सूचरिंग में, कुछ कुछ केसेस में मसल्स के साथ भी कर सकते हैं, बट यूजुअली हम स्किन के साथ कर देते हैं इसको, ठीक है जी। अब ये ध्यान रखना, फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर सी सेक्शन में किधर लग रहा है, यूट्रस के ऊपर लग रहा है। अब स्किन के ऊपर हम कॉन्टिन्यूअस भी कर देते हैं, कुछ लोग इंटरप्टेड भी कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब इतना वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इंटरप्टेड कॉन्टिन्यूअस दोनों लग जाते हैं, बट फोर्ड इंटरलॉकिंग यूजुअली हम यूट्रस के ऊपर लगाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर हम तो कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, सर वहां पे भी लगा लो भाई, ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है ज्यादातर, बट अगर थोड़ा सा बेटर की बात करोगे, गलत कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा बेटर की बात करोगे तो फोर्ड इंटरलॉकिंग हम यूट्रस पे लगाते हैं, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं, इंसिजन लगाने के बाद यूट्रस को एक्सपोज करेंगे हम, ढूंढेंगे सबसे पहले उसको कि ये यूट्रस है, उसके बाद इंसिजन लगा के वी विल सेपरेट द मसल्स टू एसेस द यूट्रस केयरफुली। मतलब ये इस पॉइंट तक जाने तक ये किया है इसने, यूट्रस तक जाने के लिए क्या, मसल्स पे इंसिजन दिया, उसको एक्सपोज किया, मसल्स पे इंसिजन देने के बाद यूट्रस को मतलब ढूंढ लिया उसको, अभी तक कुछ किया नहीं है इसके साथ, एक्सपोज का मतलब उसको ढूंढ लिया मसल्स कट करके, उसके बाद इंसाइज किया इसको एंड मेक अ लॉन्गिट्यूडिनल यूटेराइन इंसिजन टू रिलीज द फीटस, ठीक है। अब देखो आप लोगों को लग भी रहा होगा थोड़ा सा, सर ये है ना थ्योरी सा लग रहा है, थोड़ा फैक्ट नहीं आ रहा है इसमें क्वेश्चंस वाला, इसमें फैक्ट आएगा, वो पॉइंटर्स जो है, मैं अभी क्या चाह रहा हूं आपका है ना बेस बिल्कुल यूं हो कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसी सेक्शन की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि क्या होता है, ठीक है, उसमें 2-4 पॉइंटर ही ऐड करने होते हैं, वो पॉइंटर भी ऐड करके आपको दे देंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे सारे, ठीक है। अभी बेसिक जो है एक बार वो देख लो, क्योंकि सारी की सारी चीजें फैक्ट सब कुछ एक साथ देखेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
अभी के लिए ये देखो, क्योंकि अभी तो आप लोगों को यही चीज याद नहीं रह पा रही है जो इतने सिंपल। मैंने आपसे पूछ लिया नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का एग्जांपल, वो भी मेरे को यहाँ पे एन लिखना पड़ रहा है, तब जाके आप नायलॉन बोल रहे हो। मतलब समझ रहे हो बात? तो सारी चीजें बताने का कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, यूट्रस निकाला, लॉन्गिट्यूडिनल यूटेराइन इंसिजन दिया उसको टू रिलीज द फीटस। उसके बाद काफ को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यूट्रस पे सूचर लगा दिए। कौन से वाले सूचर लगाए? पोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर सबसे ज्यादा सही रहते हैं यूट्रस के ऊपर, ठीक है। क्लोज द एब्डोमिनल वॉल। उसके बाद क्या करेंगे, एब्डोमिनल वॉल को हम क्लोज कर देंगे, ठीक। कैसे क्लोज करते हैं भाई? सबसे पहले पेरिटोनियम क्लोज करते हैं, फिर मसल्स क्लोज करते हैं, एंड देन स्किन लेयर जो है, डर्मिस एपिडर्मिस हुआ, उन सबको क्लोज कर देते हैं। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेरिनियल लेसरेशंस की। स्पीशीज अफेक्टेड में क्या है, मेयर्स में प्रॉब्लम होती है, कोज क्या होती है? लार्ज फोल अगर है तो वहां पे पेरिनियल लेसरेशन इसमें हो जाती है। प्रोलोंग्ड लेबर विद एक्सेसिव स्ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग कर रही है तो उसकी वजह से भी पेरिनियल लेसरेशन हो जाती है। एंड ट्रोमेटिक फोर्स ड्यूरिंग डिलीवरी, कोई भी ट्रोमेटिक फोर्स आपको लग रहा है कि जो नहीं लगना चाहिए था वो, मतलब मेन बात ये है कि फोल बाहर निकालने में स्ट्रेनिंग की वजह से या प्रॉपर साइज नहीं है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो पेरिनियल एरिया पे क्या फोर्स पड़ रहा है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से लेसरेशन हो जाता है, यानी इरेगुलर रेजिस, बिल्कुल ऐसे खराब हो जाता है वो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या बोला गया है, एक फर्स्ट डिग्री होता है लेसरेशन, एक सेकंड डिग्री और एक थर्ड डिग्री। नाम से पता लग रहा है थर्ड डिग्री वाला थोड़ा ज्यादा खतरनाक होगा। इसमें क्या, सुपरफिशियल टियर ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा। सेकंड डिग्री में क्या है, इन्वॉल्व्स पेरिनियल मसल्स, ये म्यूकोसा के साथ साथ मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेगा। और थर्ड डिग्री में फुल थिकनेस टियर अफेक्टिंग द रेक्टोवेजाइनल स्पेस एज वेल। रेक्टोवेजाइनल स्पेस में भी क्या, ये वहां तक भी बात पहुंच सकती है, ठीक है। तो क्लिनिकल साइंस में क्या है, जो दिख रहा है वही क्लिनिकल साइंस है, इसमें कुछ बातें नहीं है, दिखी जाती हैं चीजें। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सर्जिकल रिपेयर इज रिक्वायर्ड फॉर सेकंड एंड थर्ड डिग्री लेसरेशन। अब ये देखिए, हम पहले भी कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि अगर साइज ऐसा है, क्योंकि हॉर्सेस बहुत ही एक्सपेंसिव स्पीसीज है, तो उनका हम सब कुछ रेडियोग्राफ वगैरह सब कुछ बच्चा होने से पहले ही सब कुछ चेक करके रखते हैं, तो पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री तक जा सकता है, तो पहले से आप इसको क्या कर सकते हैं, पेरिनियल लेसरेशन को बचाने के लिए प्रिवेंटिव सर्जरी आप एक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हो चुका है ऑलरेडी तो उसको भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी खास बात नहीं कुछ। अब प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखो। अगर हमें लग रहा है प्रिवेंशन, क्योंकि ट्रीटमेंट तो कुछ है ही नहीं, अब लेसरेशन हो गया उसका सिंपल ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रिवेंशन में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एपी आइसियोटोमी करते हैं इन हाई रिस्क मेयर्स। अब हाई रिस्क मेयर्स कौन से होंगे, जिनमें फोल का जो साइज है वो काफी काफी बड़ा है, साइज नॉर्मल साइज नहीं है, ठीक है। अब पर्पज क्या रहता है, इनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग ड्यूरिंग एन एनिमल चाइल्ड बर्थ टू फैसिलिटेट डिलीवरी। ये वेजाइना है और ये रेक्टम में लगा लीजिए, तो या तो ये इसको यहाँ तक इंसाइज करके एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ तक लेके चले जाएंगे इसको, ताकि जो डिलीवरी हो उसमें प्रॉब्लम ना हो, ये वाला स्पेस भी उसको मिल जाए। पहले से इसमें कट कर देते हैं एपिसियोटोमी में, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। इसके साथ ही कैसलिक ऑपरेशन में, क्योंकि मेयर्स के अंदर ये यूज होता है, आपको याद रहे, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है इसका, ये अलग जगह पे आता है, जिसमें न्यूमो वेजाइना, जो मसल्स की जो टेंडेंसी होती है वो टेंशन लूज कर जाती है, वहां पे एयर अंदर चली जाती है, इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो वहां पे हम कैसलिक्स ऑपरेशन को यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप याद रखिएगा। अगर ये भी भूल जाते हो, मैं कल पूछूंगा फिर से, तो ये एक दो फैक्ट है ना, ये भी खत्म कर दूंगा, फिर मतलब बिल्कुल सिंपल थ्योरी हो जाएगी। सर इसको कल बायोमेट करते हैं क्या? सॉरी, सर इसको कल करते हैं क्या, ये वाला स्लाइड सर? कल करते हैं मतलब समझाने में मतलब? सर कल पढ़ेंगे बोल रहे हैं सर कल पढ़ेंगे सर। अच्छा, कल के लिए बोल रहे हैं। सर सर कल पढ़ेंगे सर, अभी दिमाग से सब उड़ उड़ के जा रहे अच्छा अच्छा, तो ये लास्ट ही है, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, पायोमेट्रा वाला है, इसमें एक्चुअली कुछ समझने का है नहीं ना, इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बस ये वाला करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्थोपेडिक्स वाला कल करेंगे। बस ये दो स्लाइड्स हैं, 5 मिनट और रुक जाओ यार, बस 5 मिनट, 5 मिनट दे दो मेरे को, उसके बाद छुट्टी। लास्ट ही है, वैसे भी कुछ इतना है नहीं। चलो इसको मैं 5 मिनट या 2 मिनट में खत्म करता हूं। पायोमेट्रा इन डॉग्स एंड कैट किसकी वजह से होता है,
जो एक उम्र के बाद, एक एज के बाद उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, उसकी वजह से यूट्रस में ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें इन्फेक्शन होता है। उसके लिए क्या करते हैं, यूट्रस को, ओवरी को, दोनों को ही रिमूव कर देते हैं। अब क्या ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखनी है, आपको वेंट्रल पोजीशन में लेके आना है, उसको मिडल इंसिजन लगाना है, इंसिजन देने के बाद क्या आपको वो चीजें देखनी है जो ओवरी को सप्लाई दे रहे हैं। सबसे पहले कट करेंगे यूट्रस ओवरी में से किसको, ओवरी को कट करेंगे। तो ओवरी के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, जो भी ब्लड सप्लाई आर्टरी या वेन ओवरी की तरफ आ रही है उनको लाइगेट कर देना है, आपको कट करके उनको लाइगेट कर देना है ताकि ब्लीडिंग ना हो ज्यादा, क्योंकि शोक में जा सकता है ना एनिमल फिर। ठीक है जी। एब्डोमेन वेंट्रल साइड में लेके गए, अम्बिलिकस के नीचे इन्होंने इंसिजन दे दिया। उसके बाद क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर ओवेरियन पेडिकल, इनका क्या करना है, पेडिकल क्या होती है, इट कंटेन्स ओवेरियन आर्टरी एंड वेन। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको कट करके लाइगेट कर देंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो ये ओवेरियन पेडिकल वर्ड याद रखना बस, क्या करता है ये, ओवरी को आर्टरी और वेन की जो ये सप्लाई रहती है ना ओवेरियन पेडिकल के थ्रू होती है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम कट करके लाइगेट कर देते हैं अच्छे से। पहले मैं आपको बता दूं, वैसे पहले लाइगेट करते हैं फिर कट करते हैं, कट करके लाइगेट नहीं करते हैं, कोई उल्टा समझ जाए तो, क्योंकि मैंने खुद देखे हुए ऑपरेशन किए भी हुए 2-3, तो उसको पहले लाइगेट करते हैं फिर कट करते हैं। ठीक है जी, ताकि चांस ही ना बचे उसका ब्लीडिंग का। और लाइगेट भी एक जगह से नहीं करते हैं, 2-2 जगह से भी लाइगेट कर देते हैं। किसी को ज्यादा सेफ्टी हो तो 3 जगह से लाइगेट करता है कि चांस ही ना बचे ब्लीडिंग का, क्योंकि होता है ना एक जगह से लाइगेट कर दिया आपने और फिर कट आपका ऐसा लग गया कि वो लाइगेशन भी निकल गया बाहर, तो ब्लीडिंग हो जाती है। तो 2-3 जगह से भी लाइगेट कर देते हैं, उसके बाद कट कर देते हैं उसको। ठीक है, फिर कहां पे करते हैं हम, ये यूटेराइन आर्टरी एंड वेन। अब ये यूट्रस को जो आर्टरी एंड वेन सप्लाई दे रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इनको भी ऐसे ही करेंगे, लाइगेट करके इनको फिर कट करेंगे और फिर यूट्रस को रिमूव करेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो। बस इतनी सी बात है, ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओवेरियन पेडिकल। ओवरी को रिमूव करने से पहले इसको लाइगेट करके कट कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। बस यही बात बोलना चाह रहे थे और कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर।